Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today we are going to cover Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे इस एक्ट का। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप देखिए नाम है इस एक्ट का एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक्ट का नाम 1952 याद रखना है। Extent, this act will be applicable to whole of India except state of Jammu and Kashmir। यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे भारत में ये एक्ट एप्लीकेबल है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ देयर आर टोटल 22 सेक्शंस इन दिस एक्ट, याद रखना है आपको ये भी। एंड देर आर 4 शेड्यूल्स अंडर दिस एक्ट। अब इस शेड्यूल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव की शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है, और यह नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने इस एक्ट में। सो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में देर आर टोटल 4 शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 में मैटर्स ऑफ इंडस्ट्री एंगेज इन मैन्युफैक्चर, ये दे रखा है शेड्यूल 1 इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड मैन्युफैक्चर। शेड्यूल 2 में मैटर्स फॉर विच प्रोविजंस मे बी मेड इन अ स्कीम, तो एक कीवर्ड याद रखना है, शेड्यूल 2 इज रिलेटेड टू अ स्कीम। एंड शेड्यूल 3 मैटर्स फॉर विच प्रोविजन मे बी मेड इन द पेंशन स्कीम, तो पेंशन स्कीम का प्रोविजन है वो शेड्यूल 3 में दे रखा है। और शेड्यूल 4 में मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। तो एक बार फिर से याद कर लीजिए आप, शेड्यूल 1 में इंडस्ट्री एंगेज इन मैन्युफैक्चर, इसके रिलेटेड प्रोविजन है। शेड्यूल 2 में अ स्कीम के प्रोविजन है, कोई भी एक स्कीम के। और शेड्यूल 3 में पेंशन स्कीम, और शेड्यूल 4 में डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के प्रोविजन है। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट कि ये जो प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है ये कहां कहां एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो इसे ध्यान से देख लीजिए। द एक्ट अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि फैक्ट्री है, विच इज एंगेज इन इंडस्ट्रीज विच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अभी अभी हमने देखा था शेड्यूल 1 में मैन्युफैक्चरिंग वाला मैटर्स दे रखे हैं। तो ऐसी फैक्ट्री, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि फैक्ट्री है, और ऐसी फैक्ट्री जो ऐसी इंडस्ट्री में है जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है, एंड इन विच 20 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, तो 20 या 20 से ज्यादा वर्कर जिसमें काम कर रहे हों, तो ये ऐसी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लगेगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दिस एक्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट or class of establishment employing 20 or more person which may be specified by the central government, not state government। तो अगर कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जो फैक्ट्री नहीं है या फिर ऊपर की क्लॉज में कवर नहीं हो रही है, वो भी इस एक्ट में कवर हो सकती है अगर वहां पर 20 या उससे ज्यादा पर्सन एंगेज्ड हैं और उस एस्टेब्लिशमेंट को स्पेसिफाइड कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इसके ऊपर ये एक्ट लगेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तभी ऐसी इंडस्ट्री को स्पेसिफाइड कर सकती है, एस्टेब्लिशमेंट को, जब वहां पे 20 या उससे ज्यादा पर्सन हो। लेकिन फिर यहां पर ये फिर से बोलता है कि वंस इट अप्लाइज इट कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉल बिलो 20। तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ये एस्टेब्लिशमेंट में 20 वर्कर काम कर रहे हैं आज की डेट में, और मान लीजिए ये ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिसमें जो शेड्यूल 1 में मेंशन है, जो फैक्ट्री है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट लग जाएगा। लेकिन बाद में अगर मान लीजिए 20 से कम भी हो जाते हैं, लेट्स से 18 एम्प्लॉय या वर्कर ही बचे अगले साल, तो भी इस एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट लगता ही रहेगा, इवन एम्प्लॉइज फॉल्स बिलो 18। तो एक बार अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट लग जाता है तो वो हमेशा के लिए लगेगा, चाहे वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय या वर्कर उसके 20 से कम भी हो जाए बाद में। अब हम बात करेंगे
कि वो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या सोसाइटीज हैं जिनके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा। स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है नहीं लगेगा।